हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एनसीईआरटी हिंदी की 9वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक गंगा के पाठ 6 रीढ़ की हड्डी को पढ़ेंगे व समझेंगे, जिसे जगदीश चंद्र माथुर जी ने लिखा है। और यह पाठ एक एकांकी है, जिसका अर्थ होता है एक अंक वाला नाटक या वन एक्ट प्ले भी आप कह सकते हैं। ठीक है, इसमें संपूर्ण कहानी एक ही अंक में पूर्ण होती है। तो यह एक एकांकी यानी नाटक है। इसमें लेखक ने समाज की पुरानी सोच, दहेज, लड़कियों की शिक्षा और विवाह में होने वाले दिखावे पर व्यंग्य किया है। तो यहाँ पर रीढ़ की हड्डी से मतलब हमारे शरीर के अंग से नहीं है कि जिस हमारे शरीर में जो एक अंग होता है रीढ़ की हड्डी, ठीक है, जिसकी वजह से हम सीधे खड़े रह पाते हैं, ठीक है, सही से चल उठ बैठ सकते हैं। तो यहाँ पर इस कहानी में, इस नाटक में रीढ़ की हड्डी से मतलब हमारे शरीर का अंग नहीं है, बल्कि आत्मविश्वास और दृढ़ता से है। तो यहाँ पर रीढ़ की हड्डी का अर्थ आत्मविश्वास और दृढ़ता है, क्योंकि जब हमारे अंदर आत्मविश्वास होता है और हम दृढ़ होते हैं, तभी हम सत्य के साथ खड़े रह पाते हैं और झूठ का, असत्य का विरोध कर पाते हैं। तो आइए इस पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। और बच्चों, इस पाठ के अंत में आपको कठिन शब्दों के अर्थ दिए गए हैं। आइए सबसे पहले हम उन्हें पढ़ते हैं। तो बच्चों, अधेड़ का अर्थ है आधी उम्र का या ढलती उम्र का, ठीक है। तख्त लकड़ी की बड़ी चौकी। गंदुमी गेहुए रंग का। डांट का अर्थ है टेक या अटकाव। जंजाल यानी कि झंझट या झमेला। ठठोली हंसी या परिहास या मजाक भी कह सकते हैं आप, ठीक है। करीने या करीना ढंग या मेल। दकियानुसी पुराने विचार का या पुराना। तालीम का अर्थ होता है शिक्षा। चौपट का अर्थ होता है नष्ट, चारों ओर से खुला हुआ। दस्तक का अर्थ होता है खटखटाना। फितरती का अर्थ है चालबाज। खीस निपोरना या खीस निकालना, इसका अर्थ होता है इस तरह हंसना कि दांत दिखाई दे, बेढंगी हंसी हंसना। खासियत का अर्थ है विशेषता या गुण। तशरीफ का अर्थ होता है आदर या सम्मान। मार्जिन का अर्थ है सीमा या किनारा। बालाई यानी ऊपर का हिस्सा। तकल्लुफ का अर्थ है बनावट या शिष्टाचार। माफिक का अर्थ है अनुकूल या अनुसार। मुखातिब यानी संबोधन करने वाला, बात करने वाला। निहायत का अर्थ है अत्यधिक, अत्यंत या बहुत ज्यादा। जायचा का अर्थ होता है जन्मपत्री। अर्ज का अर्थ है निवेदन या प्रार्थना। अधीर का अर्थ है उतावला या धैर्य रहित, जिसमें धैर्य ना हो। तो आइए अब पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। तो बच्चों, यहां पर सबसे पहले पात्र परिचय दिया गया है कि इस नाटक में, इस एकांकी में कौन कौन से पात्र हैं। तो सबसे पहले उमा, जिसकी इस नाटक में अहम भूमिका है, ठीक है। उमा है लड़की। राम स्वरूप या बाबू, वो है लड़की का पिता। प्रेमा लड़की की मां। शंकर लड़का। गोपाल प्रसाद लड़के का पिता। और रतन है राम स्वरूप का घरेलू सहायक, ठीक है। तो एकांकी की खास बात यही है कि इसमें पात्रों की संख्या जो है वो कम होती है, ताकि फोकस बना रहे। मामूली तरह से सजा हुआ एक कमरा। अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ नजर आ रही है, वह अधेड़ उम्र के मालूम होते हैं। एक तख्त को पकड़े हुए पीछे की ओर चलते चलते कमरे में आते हैं। तख्त का दूसरा सिरा रत्न ने पकड़ रखा है, ठीक है। तो
इस नाटक में आपको बता देते हैं कि जो राम स्वरूप हैं या बाबू, ठीक है, उनकी लड़की को देखने के लिए लड़के वाले आने वाले हैं, इसीलिए वो ये सब तैयारियां जो हैं कर रहे हैं ताकि मेहमानों के सामने किसी भी प्रकार की कमी ना रहे। ठीक है, तो नाटक की शुरुआत एक साधारण कमरे से होती है। ठीक है, तो अंदर के दरवाजे से कौन आते हैं? राम स्वरूप निकल कर आते हैं। अधेड़ उम्र के हैं, बढ़ती हुई उम्र है उनकी। ठीक है, एक तख्त को पकड़े हुए पीछे की ओर चलते चलते कमरे में आते हैं। उन्होंने तख्त पकड़ा हुआ है, ठीक है, लकड़ी की, जो बताया गया था आपको, चौंकी होती है बड़ी सी, ठीक है, जिस पर आराम से सोया भी जा सकता है। ठीक है, और तख्त का दूसरा सिरा रतन ने पकड़ रखा है, रतन जो उनका घरेलू सहायक है। ठीक है, फिर बाबू यानी राम प्रसाद कहते हैं, अरे धीरे धीरे चल, अब तख्त को उधर मोड़ दे, उधर, बस बस। तख्त के रखे जाने की आवाज आती है। तो राम स्वरूप और उनका जो घरेलू सहायक रतन है वो कमरे को सजाने में लगे हैं, क्योंकि लड़के वाले उनकी लड़की को देखने आने वाले हैं। ठीक है, तो राम स्वरूप रतन को सावधानी से तख्त रखने के लिए कह रहे हैं और चाहते हैं कि कमरा अच्छी तरह सज जाए, क्योंकि मेहमान आने वाले हैं। फिर रतन पूछता है, बिछा दे साहब, कि तख्त पर बिस्तर बिछा दूं? तो बाबू कहता है, जरा तेज आवाज में, और क्या करेगा, परमात्मा के यहाँ अकल बट रही थी तो तू देर से पहुंचा था क्या? यानी उस पर खिंचते हुए, गुस्सा करते हुए कहते हैं, तो और क्या करना है यहाँ पर, कि जब भगवान अकल बांट रहा था, बुद्धि बांट रहा था, तब तू कहाँ था? कि तेरे में इतना भी दिमाग नहीं है कि ये तख्त को बिछाना है? बिछा दूं साहब, और पूछ रहा है मुझसे कि बिछा दूं साहब, और यह पसीना किस लिए बहाया है? तो हमने इतनी सारी मेहनत किस लिए की है? इसीलिए तो की है कि इस तख्त को यहाँ पर बिछाएंगे, उसके ऊपर दरी, फिर चद्दर बिछाएंगे। फिर रतन तख्त बिछाता है, ही यानी वो हंसता है, यानी उसे अपने ऊपर ही हंसी आ जाती है। फिर बाबू कहता है, यानी राम स्वरूप जी कहते हैं, हंसता क्यों है? अरे हमने भी जवानी में कसरतें की हैं, कलसों से नहाता था लोटों की तरह। यह तख्त क्या चीज है, उसे सीधा कर, यूं, हाँ बस। और सुन, बहू जी से दरी मांग ला, उसके ऊपर बिछाने के लिए चद्दर भी, कल जो कपड़े धोने वाले के यहाँ से आई हैं वही। तो राम स्वरूप जी कहते हैं कि अरे हंसता क्यों है, हमने अपनी जवानी में कसरतें की हैं, कि मैंने अपनी जवानी के टाइम में, युवावस्था में बहुत ऐसे ऐसे काम किए हैं, भारी भारी सामान को भी उठा लेता था मैं, कलसों से नहाता था लोटों की तरह। यानी कलसों यानी कि पहले की बात बता रहे हैं वो, कि मैं पहले बहुत मजबूत था और ये तख्त क्या चीज है मेरे लिए। फिर कहते हैं, चल इसे सीधा कर, हाँ यूं, बस ऐसे ही उसे इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं कि हाँ ऐसे बिछाना है, ऐसे बिछाना है। और फिर कहते हैं, जा बहू जी से दरी मांग ला, यानी कि मालकिन से दरी मांग ला इसके ऊपर बिछाने के लिए, और चद्दर भी ले आइयो, कल जो कपड़े धोने वाले के यहाँ से आई है वही। रतन जाता है और बाबू साहब इस बीच में मेज पोश ठीक करते हैं, एक झाड़न से गुलदस्ते को साफ करते हैं, कुर्सियों पर भी 2-4 हाथ लगाते हैं। सहसा घर की मालकिन प्रेमा का आना, गंदुमी रंग, छोटा कद, चेहरे और आवाज से जाहिर होता है कि किसी काम में बहुत व्यस्त है। उनके पीछे पीछे भीगी बिल्ली की तरह रतन आ रहा है, खाली हाथ। बाबू साहब यानी राम स्वरूप दोनों की तरफ देखने लगते हैं कि रतन चला जाता है दरी और चद्दर लेने के लिए, और बाबू साहब क्या करते हैं, मेज पोश, जो मेज पे बिछाने वाला जो कपड़ा होता है उसे ठीक करते हैं, और झाड़न से, झाड़ने वाले कपड़े से गुलदस्ते को साफ करते हैं, कुर्सियों को भी साफ करते हैं। और तभी कौन आती है? घर की मालकिन प्रेमा आती है, राम स्वरूप जी की पत्नी। ठीक है, गंदुमी रंग यानी कि उनका गेहुआ रंग है और छोटा कद है, और चेहरे और आवाज से जाहिर होता है, यानी पता लगता है कि वो किसी काम में व्यस्त हैं, बिजी हैं। ठीक है, और उनके पीछे पीछे भीगी बिल्ली यानी डरा हुआ सा रत्न भी आ रहा है, वो भी खाली हाथ, कुछ भी लेकर नहीं आया वो। और बाबू साहब यानी राम स्वरूप दोनों की तरफ फिर देखने लगते हैं। प्रेमा कहती है, मैं कहती हूं तुम्हें इस वक्त धोती की क्या जरूरत पड़ गई, एक तो वैसे ही जल्दी जल्दी में। कि प्रेमा समझती है कि राम स्वरूप ने धोती मंगवाई है पहनने के लिए। राम स्वरूप कहता है, धोती? वो भी हैरान हो जाता है कि धोती कब मंगवाई मैंने। फिर प्रेमा कहती है, हाँ
अभी तो बदल कर आए हो और फिर ना जाने किस लिए, कि अभी अभी तो तुम नई धोती पहन कर आए हो, फिर दोबारा से क्यों धोती मंगवा रहे हो। रामस्वरूप कहता है लेकिन तुमसे धोती मांगी किसने, कि तुमसे धोती किसने मांगी है। प्रेमा कहती है यही तो कह रहा था रत्न, कि रतन ने ही तो कहा है मुझे आपको धोती देने के लिए। फिर रामस्वरूप कहता है क्यों रत्न, तेरे कानों में डांट लगी है क्या? मैंने कहा था कपड़े धुलने वाले के यहाँ से जो चद्दर आई है उसे मांग ला, अब तेरे लिए दूसरा दिमाग कहाँ से लाऊं, उल्लू कहीं का। ठीक है, तो यहां पर रामस्वरूप जी फिर रत्न को डांटते हैं कि तुझे क्या ठीक से बात सुनाई नहीं देती, कान में कुछ रुकावट है तेरे कान में जो तुझे बात समझ में नहीं आती। मैंने कहा था कि कपड़े धोने वाले के यहाँ से जो चादर धुल कर आई है उसे लेकर आओ, अब तेरे दिमाग का मैं क्या ही करूं, उल्लू कहीं का, यानी उसे मूर्ख कहते हैं। फिर प्रेमा कहती है अच्छा जा पूजा वाली कोठरी में लकड़ी के बक्स के ऊपर धुले हुए कपड़े रखे हुए हैं ना, उन्हीं में से एक चादर उठा ला। तो प्रेमा कह देती है कि अच्छा जाओ पूजा वाली कोठरी में लकड़ी के बक्से के ऊपर धुले हुए कपड़े रखे हैं, उन्हीं में से एक चादर उठाकर ले आओ। रतन कहता है और दरी? प्रेमा कहती है दरी यहीं तो रखी है कोने में, यह पड़ी तो है कि दरी तो यहीं पर रखी है। फिर रामस्वरूप दरी उठाते हैं और बीबी जी के कमरे में से हारमोनियम उठा ला और सितार भी जल्दी जा। तो रामस्वरूप कहते हैं दरी को उठाते हुए कि जाओ बीबी जी के कमरे में से हारमोनियम भी उठाकर ले आना आते हुए, और सितार भी, और जल्दी जाओ। रतन जाता है, पति पत्नी तख्त पर दरी बिछाते हैं। फिर प्रेमा कहती है लेकिन वह तुम्हारी लाडली बेटी तो मुंह फुलाए पड़ी है, कि तुम्हारी लाडली बेटी तो नाराज होकर बैठी है। रामस्वरूप मुंह फुलाए, और तुम उसकी माँ किस मर्ज की दवा हो, जैसे तैसे करके तो वे लोग पकड़ में आए हैं, अब तुम्हारी बेवकूफ़ी से सारी मेहनत बेकार जाए तो मुझे दोष मत देना। तो रामस्वरूप कहता है क्यों, नाराज क्यों बैठी है, तुम उसकी माँ हो तो तुम किस मर्ज की दवा हो, यानी कि तुम उसकी माँ किस काम की हो, फिर उसे समझाओ। जैसे तैसे करके तो वो लोग पकड़ में आए हैं, यानी कि इतनी मुश्किल से तो इतना अच्छा रिश्ता मिला है हमें, और अब तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से, मूर्खता की वजह से जो सारी मेहनत मैंने की है वो सब बेकार हो जाएगी, तब मुझे दोष मत देना, मुझे इसका जिम्मेवार मत बनाना। फिर प्रेमा कहती है तो मैं ही क्या करूं, सारे जत्न करके तो हार गई, तुम्ही ने उसे पढ़ा लिखा कर इतना सिर चढ़ा रखा है, मेरी समझ में तो ये पढ़ाई लिखाई के जंजाल आते नहीं। तो वो कहती है प्रेमा तो मैं क्या करूं, मैंने तो पूरी कोशिश की, सारे जतन करे, लेकिन वो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है, और तुम ही ने उसे इतना पढ़ा लिखा लिया है जिसकी वजह से वो अब अपनी बात मनवाने लगी है। मेरी समझ में तो ये पढ़ाई लिखाई के जंजाल आते ही नहीं, झमेले आते ही नहीं, अपना जमाना अच्छा था। फिर वो अपने जमाने की बात करती है कि हमारा जमाना ही सही था, आ ई पढ़ ली, गिनती सीख ली, और बहुत हुआ तो स्त्री सुबोधनी पढ़ ली, कि हमारे समय की पढ़ाई ठीक थी, थोड़ा बहुत पढ़ लेते थे, आ ई पढ़ा, गिनती सीख ली, वही बहुत हो जाता था हमारे लिए हिसाब किताब करने के लिए, और अगर ज़्यादा ही हुआ तो स्त्री सुबोधनी पढ़ ली। स्त्री सुबोधनी, तो ये क्या है, यह स्त्रियों के लिए लिखे जाने वाली एक शिक्षाप्रद पुस्तक थी। सच पूछो तो स्त्री सुबोधनी में ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं, ऐसी बातें कि क्या तुम्हारी बीए एमए की पढ़ाई में होंगी, और आजकल के तो लक्षण ही अनोखे हैं। यानी प्रेमा पुराने समय की तारीफ करती है कि जब लड़कियों को बहुत ही कम पढ़ाया जाता था, और प्रेमा कहती थी कि पहले लड़कियों सिर्फ घरेलू और नैतिक शिक्षा वाली ही किताबें पढ़ती थी, और उस पुस्तक में घर परिवार चलाने की अच्छी अच्छी बातें लिखी होती थी, और वो आज की लड़कियों के व्यवहार, उनकी सोच को अजीब और अलग मानती है कि आजकल की लड़कियों के तो लक्षण ही अजीब हैं, अनोखे हैं। फिर रामस्वरूप कहता है ग्रामोफोन बाजा होता है ना। प्रेमा कहती है क्यों। रामस्वरूप दो तरह का होता है, ग्रामोफोन एक बाजा है, ठीक है, वो कहता है वो ना दो तरह का होता है, एक तो आदमी का बनाया हुआ, कि एक तो आदमी ने बनाया है जिसे खुद, और उसे एक बार चलाकर जब चाहे रोक लो,
कि उसे जब हम एक बार चला देते हैं और जब हमारी मर्जी होती है तो हम उसे रोक देते हैं, बंद कर देते हैं। और दूसरा परमात्मा का बनाया हुआ, उसका रिकॉर्ड एक बार चढ़ा तो रुकने का नाम नहीं। और दूसरा परमात्मा का बनाया हुआ यानी कि वो प्रेमा को कह रहे हैं कि वो ग्रामोफोन है जो एक बार शुरू होती है तो बंद होने का नाम ही नहीं लेती। यानी राम स्वरूप मजाक में अपनी पत्नी की तुलना जो है वो ग्रामोफोन से करते हैं और वे ये कहना चाहते हैं कि प्रेमा जो है लगातार बोलती रहती है। प्रेमा कहती है हटो भी, तुम्हें ठठोली ही सूझती रहती है। प्रेमा भी कहती है अच्छा तो ये मेरे मजाक उड़ा रहे हो तुम्हें तो हर समय मजाक ही सूझता रहता है। यह तो होता नहीं है कि उस अपनी उमा को राह पर लाते, कि तुमसे ये तो होता नहीं है कि अपनी बेटी को समझा लेते। अब देर ही कितनी रही है उन लोगों के आने में, अब लड़के वालों के आने में कितना ही समय बचा है, कि बहुत कम समय बचा है, तो तुम उसे समझाते क्यों नहीं अपनी बेटी को। फिर राम स्वरूप कहता है तो हुआ क्या, कि क्या हो गया ऐसा। प्रेमा कहती है तुम्ही ने तो कहा था कि जरा ठीक ठाक करके नीचे लाना, आजकल तो लड़की कितनी ही सुंदर हो, बिना टिम टाम के भला कौन पूछता है। प्रेमा कहती है कि तुम्ही ने तो कहा था कि उसे जरा अच्छे से सजा सवार कर लेकर आना, क्योंकि आजकल लड़की कितनी ही सुंदर हो, कि चाहे लड़की नेचुरली सुंदर हो, पहले से ही सुंदर हो, लेकिन बिना टिम टाम के भला कौन पूछता है। टिम टाम का अर्थ है यहाँ पर सजावट और दिखावा, ठीक है, कि अगर मेकअप ना करा हो लड़की ने तो कौन ही पूछता है आजकल। इसी मारे मैंने तो पाउडर वोडर उसके सामने रखा था, पर उसे तो इन चीज़ों से ना जाने किस जन्म की नफरत है, कि इसीलिए मैंने पाउडर भी रख दिया था वहाँ पे, मेकअप का सामान रख दिया था कि वो थोड़ा बहुत मेकअप कर ले, लेकिन उसे तो पता नहीं इन सब मेकअप प्रोडक्ट्स से, इन सब मेकअप के सामान से क्या ही दुश्मनी है। मेरा कहना था कि आंचल में मुंह लपेट कर लेट गई, भाई मैं तो बाज आई तुम्हारी इस लड़की से, कि मैंने इतना ही कहा था कि अपने आंचल से, अपने दुपट्टे से मुंह अपना लपेट कर अपने मुंह में दुपट्टा लेकर वो लेट गई, कि भाई मैंने तो हाथ जोड़े तुम्हारी बेटी के आगे, वो तो मेरी बात सुनती ही नहीं है। फिर राम स्वरूप कहता है न जाने कैसा इसका दिमाग है, वरना आजकल की लड़कियों के सहारे तो पाउडर का कारोबार चलता है। फिर राम स्वरूप कहते हैं कि पता नहीं इस लड़की का भी कैसा दिमाग है, वरना आजकल की लड़कियों के सहारे ही, मतलब लड़कियों के सहारे ही पाउडर का कारोबार चलता है, यानी मेकअप के प्रोडक्ट्स जो हैं वो बिकते हैं, कि आजकल की लड़कियां बहुत ज़्यादा मेकअप करती हैं, उन्हें सजने संवरने का बहुत ही शौक होता है, और उन्हीं के बलबूते जो मेकअप का जो सामान है, प्रोडक्ट्स हैं, वो बाजार में बिकते हैं। फिर प्रेमा कहती है अरे मैंने तो पहले ही कहा था, इंट्रेंस ही पास करा लेते, लड़की अपने हाथ रहती और इतनी परेशानी ना उठानी पड़ती, पर तुम तो प्रेमा क्या कहती है कि मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि इंट्रेंस ही पास करा लेते, यानी 10वीं तक ही पढ़ा लो उसे, अगर कम पढ़ी लिखी होती तो आज हमें इतनी परेशानी ना उठानी पड़ती, पर तुम तो मेरी बात सुनते ही नहीं हो। यानी प्रेमा कहती है कि उन्होंने पहले ही सलाह दी थी कि उमा को केवल 10वीं तक ही पढ़ाना चाहिए था, और अगर ज़्यादा ना पढ़ाया जाता तो वह माता पिता की बात आसानी से मानती और इतनी परेशानी ना होती। फिर रामस्वरूप बात काटकर चुप चुप दरवाजे में झांकते हुए, तुम्हें कतई अपनी जबान पर काबू नहीं है, कल ही यह बात बता दी थी कि उन सब लोगों के सामने जिक्र और ढंग से होगा। तो रामस्वरूप जी बीच में ही अपनी पत्नी की, प्रेमा की बात को काटते हुए कहते हैं कि चुप करो, और दरवाजे की ओर झांकते हैं कि कहीं मेहमान आ तो नहीं गए। फिर कहते हैं कि तुम्हें बिल्कुल भी अपनी जुबान पर काबू नहीं है, नियंत्रण नहीं है, और कल ही मैंने तुम्हें ये बात बता दी थी कि लड़कों वालों के सामने ये सब बातें नहीं होंगी, यानी उमा के पढ़े लिखे होने की बात जो है वो लड़कों के सामने, लड़के वालों के सामने नहीं होनी चाहिए। मगर तुम तो अभी से सब कुछ उगले देती हो, लेकिन तुम हो कि बोले जा रही हो, उनके आने तक तो न जाने क्या हाल करोगी। यानी वो कहना चाहते हैं कि प्रेमा जो है बिना सोचे समझे सारी बातें बता देती है, और राम स्वरूप को डर है कि मेहमान आने पर प्रेमा कहीं सब सच ना बता दे। फिर प्रेमा कहती है अच्छा बाबा मैं ना बोलूंगी, जैसी तुम्हारी मर्जी हो करना,
बस मुझे तो मेरा काम बता दो। फिर प्रेमा भी कहती है ठीक है भाई, अब मैं कुछ नहीं बोलूँगी, जैसी तुम्हारी मर्जी हो, जो तुम्हारा मन करे तुम बस वही करो, और मुझे मेरा काम बता दो कि मुझे क्या करना है। फिर रामस्वरूप कहता है अच्छा तो उमा को जैसे हो तैयार कर लो, ना सही पाउडर वैसे कौन बुरी है, पान लेकर भेज देना उसे। कि रामस्वरूप कहता है प्रेमा को कि जैसी भी वो तैयार है उमा, उसे वैसे का वैसे ही भेज देना तुम। अगर उसे मेकअप नहीं करना, पाउडर वगैरह नहीं लगाना तो ना लगाए, वैसे भी हमारी बेटी जो है वो बहुत ही सुंदर है, वैसे कौन बुरी है, यानी कि वो बहुत ही पहले से सुंदर है, तो उसे मेकअप की जरूरत भी नहीं है, बस पान लेकर उसे भेज देना। तो बच्चों, पुराने समय में लड़की को मेहमानों के सामने पान लेकर भेजना शिष्टाचार माना जाता था, इसलिए रामस्वरूप उमा को पान के साथ भेजने को कहते हैं। और फिर पूछते हैं और नाश्ता तो तैयार है ना। तभी रत्न आता है, आ गया रत्न, इधर ला इधर, बाजा नीचे रख दे, चद्दर खोल, पकड़ तो जरा उधर से, चद्दर बिछाते हैं। तो रामस्वरूप जी पूछते हैं कि नाश्ता तो तैयार है ना। फिर तभी रत्न आता है और फिर वो रत्न को कहते हैं आ गया, ला इधर ला, चद्दर ला, बाजा नीचे रख, और चद्दर को पकड़कर बिछाते हैं। फिर प्रेमा कहती है नाश्ता तो तैयार है, मिठाई तो वे लोग ज़्यादा खाएंगे नहीं, कुछ नमकीन चीज़ें बना दी हैं, फल रखे ही हैं, चाय तैयार है और टोस्ट भी, मगर हाँ मक्खन तो आया ही नहीं। प्रेमा कहती है कि नाश्ता तो तैयार है, मिठाई तो वो लोग ज़्यादा खाएंगे नहीं, कि मुझे लगता है कि मीठा जो है वो कम ही पसंद करेंगे, क्योंकि आजकल लोग जो है वो मीठा खाने से परहेज करते हैं, मीठा खाना ज़्यादा पसंद नहीं करते, इसलिए मैंने नाश्ते में नमकीन चीज़ें बना दी हैं, फल भी फ्रूट्स भी रखे हुए हैं, चाय भी बिल्कुल तैयार है और टोस्ट भी तैयार है। फिर उसे ध्यान आता है लेकिन टोस्ट के साथ खाने के लिए मक्खन तो है ही नहीं। फिर रामस्वरूप कहता है क्या कहा, मक्खन नहीं आया, तुम्हें भी किस वक्त याद आई है, जानती हो कि मक्खन वाले की दुकान दूर है, पर तुम्हें तो ठीक वक्त पर कोई बात सूझती ही नहीं। अब बताओ रतन मक्खन लाए कि यहाँ का काम करे, दफ्तर के चपरासी से कहा था आने के लिए 100 नखरों के मारे। तो रामस्वरूप जी ये सुनकर कि मक्खन नहीं आया, ये सुनकर घबरा जाते हैं, उन्हें लगता है कि मेहमानों के सामने कोई कमी ना रह जाए। तो वो प्रेमा को डांटते हैं कि इतनी जरूरी बात अभी क्यों याद आई तुम्हें, और कहते हैं कि मक्खन लाने में समय लगेगा क्योंकि दुकान दूर है, और गुस्से में कहते हैं कि तुम्हें हमेशा जरूरी बातें जो है वो हमेशा देर से ही याद आती हैं। रामस्वरूप परेशानी में है कि रत्न को मक्खन लाने भेजे या घर की तैयारी करवाएं, और कहते हैं कि मैंने दफ्तर के चपरासी को मदद के लिए बुलाया था लेकिन वह नहीं आया। फिर प्रेमा कहती है यहाँ का काम कौन ज़्यादा है, कमरा तो सब ठीक ठाक ही है, बाजा सितार आ ही गया, नाश्ता यहाँ बराबर वाले कमरे में ट्रे में रखा हुआ है, सो तुम्हें पकड़ा दूंगी, एक आध चीज खुद ले आना, इतनी देर में रत्न मक्खन ले आएगा, 2 आदमी ही तो हैं। तो प्रेमा कहती है कि यहाँ पर अब कौन सा ज़्यादा काम बचा हुआ है, सब कुछ हो ही गया तकरीबन, बाजा सितार भी आ गया, कमरा भी ठीक कर लिया है हमने, और नाश्ता भी बनकर तैयार है, मैं बराबर वाले यानी साथ वाले कमरे में ट्रे में खाना रख दूंगी तो, और तुम्हें पकड़ा दूंगी, ठीक है, और अगर कोई सी चीज़ की कमी होगी तो खुद आकर ले लेना, और इतनी देर में रतन भी मक्खन लेकर आ जाएगा, और वैसे भी 2 आदमी ही तो हैं, कोई कौन सा ज़्यादा लोग आ रहे हैं। फिर रामस्वरूप कहता है हाँ, एक तो बाबू गोपाल प्रसाद और दूसरा खुद लड़का है, देखो उमा से कह देना कि जरा करीने से आए, ये लोग जरा ऐसे ही हैं, गुस्सा तो मुझे बहुत आता है इनके दकियानुसी ख्यालों पर खुद पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, सभा सोसाइटियों में जाते हैं, मगर लड़की चाहते हैं ऐसी कि ज़्यादा पढ़ी लिखी ना हो। तो रामस्वरूप जी कहते हैं हाँ, बस एक तो लड़के का पिता आ रहा है यानी गोपाल प्रसाद, और दूसरा खुद लड़का यानी कि शंकर, देखो उमा से कह देना कि जरा करीने से आए, कि उमा से कह देना जरा करीने यानी सलीके से, ढंग से पेश आए, अच्छे से आए, कि ये लोग जो हैं थोड़े पुराने विचारों वाले हैं, दकियानुसी यानी कि
पुरानी और संकीर्ण सोच वाले, कि मुझे उनकी पुरानी सोच बिल्कुल भी पसंद नहीं है। खुद तो वे पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, सभा सोसाइटियों में जाते हैं, कि खुद तो पढ़े लिखे हैं, वकील हैं और बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना है उनका, लेकिन लड़की चाहते हैं कि ऐसी मिले जो ज़्यादा पढ़ी लिखी ना हो। और फिर प्रेमा कहती है और लड़का, कि वो लड़के के बारे में पूछती है कि लड़का क्या करता है, वो कैसा है। तो रामस्वरूप कहता है बताया तो था तुम्हें, बाप शेर है तो लड़का सवा शेर। कि वो कहता है कि पिता जितना चालाक या पुराने विचारों वाला है, बेटा उससे भी ज़्यादा है। कि बाप शेर है तो बेटा सवा शेर है। यानी यहाँ पर बाप शेर और बेटा सवा शेर का मुहावरे का प्रयोग किया गया है। बीएससी के बाद लखनऊ में ही तो पढ़ता है मेडिकल कॉलेज में। कि बीएससी करने के बाद वो लखनऊ के मेडिकल कॉलेज में पढ़ता है। कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है, तालीम का दूसरा। तालीम यानी शिक्षा। शादी के लिए लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होनी चाहिए, लेकिन लड़कों की पढ़ाई की अलग ही बात है। क्या करूं, मजबूरी है, मतलब अपना है, वरना इन लड़कों और इनके बापों को ऐसी कोरी कोरी सुनाता कि ये भी, कि वो कहता है कि क्या करूं, मेरी भी मजबूरी है, मैं भी मजबूर हूं, वरना ऐसे पुरानी सोच वाले लड़कों और उनके बापों को ऐसी खरी खोटी सुनाता कि वो भी याद करते। फिर रत्न, जो अब तक दरवाजे के पास चुपचाप खड़ा हुआ था, जल्दी जल्दी बाबूजी बाबूजी। रामस्वरूप कहता है क्या है? रत्न, कोई आते हैं। रामस्वरूप दरवाजे से बाहर झांककर जल्दी मुंह अंदर करते हुए, अरे ए प्रेमा, वे आ भी गए। कि देखते हैं कि मेहमान जो है वो आ भी गए। रत्न पर नजर पड़ते ही, और तू यहीं खड़ा है, गया नहीं मक्खन लाने? सब चौपट कर दिया। और फिर रत्न को देखते हैं और कहते हैं कि तू अभी तक यहीं क्यों खड़ा है, जल्दी जा मक्खन लेकर आ। तुमने तो सारा किया किराए पे, पानी ही फेर देना है, सब खत्म कर देना है। अरे इधर उधर से नहीं, अंदर के दरवाजे से जा। रत्न अंदर आता है, और तुम जल्दी करो प्रेमा, उमा को समझा देना, थोड़ा सा गा देगी। प्रेमा जल्दी से अंदर की तरफ जाती है, उसकी धोती जमीन में रखे हुए बाजे से अटक जाती है। कि रत्न भी अंदर जाता है और अंदर के दरवाजे से बाहर चला जाता है मक्खन लेने, ताकि मेहमान उसे मेन गेट से जाते हुए ना देख पाएं। ठीक है। और उमा भी अंदर चली जाती है, और अंदर जाते समय उसकी धोती जो है वो जमीन पर रखे बाजे से अटक जाती है। फिर प्रेमा कहती है, ओह, यह बाजा वह नीचे ही रख गया है। कि ये बाजा उसने नीचे ही रख दिया है रत्न ने। रामस्वरूप कहता है तुम जाओ, मैं रखे देता हूँ। जल्दी प्रेमा जाती है। बाबू रामस्वरूप बाजा उठाकर रखते हैं, किवाड़ों पर दस्तक। रामस्वरूप कहता है कि तुम जाओ, इसे मैं रख दूंगा। और फिर प्रेमा चली जाती है, और रामस्वरूप बाजे को ऊपर उठाकर सही जगह पर रख देते हैं, और तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। रामस्वरूप हाँ आइए आइए, हाँ यानी नकली हंसी, बनावटी हंसी जिसे कहते हैं ना, वो मुस्कुराते हैं और उनका स्वागत करते हैं, आइए आइए। बाबू गोपाल प्रसाद और उनके लड़के शंकर का आना। तो बाबू गोपाल प्रसाद और उनका बेटा शंकर आता है। आंखों से लोक चतुराई टपकती है। लोक चतुराई यानी कि उन्हें दुनियादारी की बहुत ही समझ है, बहुत ही चालाक हैं वो। आवाज से मालूम होता है कि काफी अनुभवी और फितरती महाशय हैं, और उनकी आवाज से ही पता चलता है कि वो काफी अनुभवी हैं, उन्हें काफी एक्सपीरियंस है जीवन का। ठीक है। और फितरती यानी उनकी जो फितरत है, यानी उनका जो स्वभाव है, वो स्वभाव से चालाक हैं। उनका लड़का कुछ खीस निपोरने वाले नौजवानों में से है। खीस निपोरने यानी बेवजह दांत दिखाकर हंसने वाला। ठीक है। तो शंकर जो है वो बेवजह दांत निकालकर हंसने वाला व्यक्ति है, नौजवान है। आवाज पतली है और खिसियाहट भरी, झुकी कमर इनकी खासियत है। और उसकी आवाज पतली है और उसकी झुकी हुई जो कमर है वो उसकी खासियत है, यानी उसकी विशेषता है। फिर रामस्वरूप कहता है अपने दोनों हाथों को मलते हुए, हाँ इधर तशरीफ लाइए, कि यहाँ बैठिए, इधर बैठिए। बाबू गोपाल प्रसाद बैठते हैं, मगर बेंत गिर पड़ता है। बेंत का अर्थ है छड़ी। ठीक है। यानी गोपाल प्रसाद जी की छड़ी जो है वो गिर जाती है जैसे ही वो बैठते हैं। फिर रामस्वरूप कहता है यह बेंत
कि यह छड़ी लाइए मुझे दीजिए, कोने में रख देते हैं, सब बैठते हैं, कि कोने में रख देते हैं वो छड़ी को और सब वहाँ पर बैठ जाते हैं। फिर वो हंसते हैं, बनावटी हंसी दिखाते हैं अपनी। मकान ढूंढने में कुछ तकलीफ तो नहीं हुई, कि आपको हमारा घर ढूंढने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? गोपाल प्रसाद कहता है खंखार कर नहीं, तांगे वाला जानता था। खंखार कर यानी कि अपने गले को साफ करते हुए, जैसे हम करते हैं ना ऐसे, ठीक है। तो तांगे वाला जानता था, तांगे वाला यानी कि घोड़े को चलाने वाला। और फिर हमें तो यहाँ आना ही था, रास्ता मिलता कैसे नहीं, कि हमें तो यहाँ पर रिश्ते के लिए आना ही था, तो हमें रास्ता खुद ही मिल जाता। फिर रामस्वरूप हैं यह तो आपकी बड़ी मेहरबानी है, कि ये तो आपकी मेहरबानी है, मैंने आपको तकलीफ़ तो दी, कि मैंने आपको तकलीफ़ दी है कि आपको यहाँ तक आना पड़ा। गोपाल प्रसाद अरे नहीं साहब, जैसा मेरा काम वैसा आपका काम। गोपाल प्रसाद कहता है कि रिश्ता मुझे भी करना है, रिश्ता आपको भी करना है, तो जैसा मेरा काम वैसे आपका काम, तो इसमें परेशानी कैसी? आखिर लड़के की शादी तो करनी ही है, बल्कि यूँ कहिए कि मैंने आपके लिए खासी परेशानी कर दी। खासी यानी कि आपके लिए मैंने बहुत परेशानी कर दी। फिर रामस्वरूप हैं यह लीजिए, आप तो मुझे कांटों में घसीटने लगे। हंसते हुए कहता है कि आप तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, कांटों में घसीटने लगे यानी मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। हम तो आपके सेवक हैं। थोड़ी देर बाद लड़के की तरफ मुखातिब होकर और कहिए शंकर बाबू कितने दिनों की छुट्टियां हैं। मतलब कि रामस्वरूप जो है बिल्कुल दिखावा करते हैं उनके सामने, जबकि वो उनकी पुरानी सोच को पसंद नहीं करते, लेकिन दिखावा पूरा करते हैं ताकि ये रिश्ता हो जाए। और फिर वो लड़के से पूछते हैं कि कितने दिनों की छुट्टियां हैं। शंकर कहता है जी कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं हैं, वीकेंड में चला आया था। कि कॉलेज की छुट्टियां नहीं है, वीकेंड यानी कि सप्ताह का जो अंतिम अवकाश होता है, छुट्टी होती है, उसमें मैं आ गया था। रामस्वरूप तो आपके कोर्स ख़त्म होने में अब साल भर रहा होगा, कि आपका जो कोर्स है जो आप कर रहे हैं वो ख़त्म होने में अब 1 साल ही रह गया होगा। शंकर कहता है जी यही कोई साल 2 साल, कि जी बस 2 साल या 2 साल ही समझो। रामस्वरूप साल 2 साल कि साल 2 साल? फिर शंकर कहते हैं हाँ जी, 1 आध साल का मार्जिन रखता हूँ, कि मैं अतिरिक्त समय लेकर चलता हूँ। फिर गोपाल प्रसाद कहता है बात यह है साहब कि यह शंकर 1 साल बीमार हो गया था। फिर गोपाल प्रसाद यानी कि शंकर का पिता कहता है कि 1 साल ये बीमार हो गया था। क्या बताएं, इन लोगों को इसी उम्र में सारी बीमारियां सताती हैं, कि हमारे बच्चों को तो इसी उम्र में, अभी जवान हैं, युवा हैं, फिर भी उन्हें सारी बीमारियां जो हैं वो घेर लेती हैं। एक हमारा ज़माना था, यानी अपने ज़माने की, अपने समय की बात करते हुए कहते हैं कि स्कूल से आकर दर्जनों कचौड़ियाँ उड़ा जाते थे। कि एक हमारा ज़माना था, हमारा समय था कि हम स्कूल से आकर कई कचौड़ियाँ खा जाते थे, मगर फिर जो खाना खाने बैठते तो वैसी की वैसी ही भूख, और फिर भी खाना भी मतलब पूरा खा लेते थे, कि कचौड़ियाँ भी खिला दो हमें और खाना भी हम पूरा खाते थे। रामस्वरूप कचौड़ियाँ भी तो उस जमाने में पैसे की 2 आती थी, यानी वो कहते हैं कि उस समय कचौड़ियाँ बहुत ही सस्ती आती थी। गोपाल प्रसाद जनाब यह हाल था कि 4 पैसे में ढेर सी बालाई आती थी। तो गोपाल प्रसाद कहता है हाँ भाई, कि 4 पैसे में यानी बहुत कम पैसे में ढेर सी बालाई आती थी। बालाई का अर्थ यहाँ पर बच्चों मलाई भी हो सकता है और ऊपरी हिस्सा भी हो सकता है किसी चीज का, ठीक है। और अकेले 2 आने की हजम करने की ताकत थी, कि हम अकेले ही सारी हजम कर लेते थे, इतनी ताकत थी। और अब तो बहुतेरे खेल वगैरह भी होते हैं स्कूलों में, तब ना कोई वॉलीबॉल जानता था, ना टेनिस, ना बैडमिंटन, कि अब तो बहुत सारे खेल जो हैं वो स्कूलों में खिलाए जाते हैं बच्चों को। और हमारे टाइम में तो ना तो वॉलीबॉल था, ना टेनिस, ना बैडमिंटन, बस कभी हॉकी या कभी क्रिकेट कुछ लोग खेला करते थे। बस हॉकी या क्रिकेट ही, वो भी बहुत कम लोग खेला करते थे। मगर क्या मजाल कि कोई कह जाए कि यह लड़का कमज़ोर है, लेकिन किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि किसी लड़के को कमज़ोर कह दे। यानी अच्छे खासे खाते पीते बच्चे होते थे, तंदुरुस्त होते थे पहले के समय में। शंकर और रामस्वरूप खीस निपोरते हैं, कि शंकर और रामस्वरूप जो हैं गोपाल प्रसाद की इस बात को सुनकर हंसते हैं, यानी दिखावे वाली हंसी हंसते हैं ताकि उसे बुरा ना लगे।
फिर रामस्वरूप कहता है जी हाँ, उस जमाने की बात ही दूसरी थी। फिर हंसता है कि उस समय की तो बात ही अलग थी। गोपाल प्रसाद कहता है जोशीली आवाज में, और पढ़ाई का यह हाल था कि एक बार कुर्सी पर बैठे कि 12 घंटे की सीटिंग हो गई, 12 घंटे। और गोपाल प्रसाद जोश में भरकर कहता है कि और पढ़ाई का तो हाल ये था उस समय कि जब एक बार हम कुर्सी पर बैठ जाते थे तो 12 घंटे तक लगातार पढ़ते रहते थे। जनाब, मैं सच कहता हूं कि उस जमाने का मैट्रिक भी वह अंग्रेजी लिखता था कि फर्राटे की, कि आजकल के एमए भी मुकाबला नहीं कर सकते। और कहता है, बड़ाई करते हुए कहता है उस समय की पढ़ाई की, कि उस समय का जो 10वीं पढ़ा हुआ होता था ना, वो इतनी फर्राटे की यानी इतनी तेजी से अंग्रेजी इंग्लिश बोल लेता था कि उसके आगे आजकल के एमए वाले फेल हैं। फिर रामस्वरूप कहता है जी हाँ, यह तो है ही, यानी उसकी हाँ में हाँ मिलाता है। गोपाल प्रसाद, माफ कीजिएगा बाबू रामस्वरूप, उस जमाने की जब याद आती है तो अपने को जब्त करना मुश्किल हो जाता है, कि अपने समय को जब मैं याद करता हूँ तो खुद पर नियंत्रण करना मुश्किल हो जाता है, यानी कि बहुत ही भावुक हो जाता हूँ अपने पहले समय को याद करके। फिर रामस्वरूप, हाँ, जी हाँ, वह तो रंगीन जमाना था, रंगीन जमाना, शंकर भी ही करता है, यानी उस जमाने को रामस्वरूप भी अच्छा बताते हैं। फिर गोपाल प्रसाद कहता है एक साथ अपनी आवाज और तरीका बदलते हुए, यानी बात को भी बदलते हुए, वो कहते हैं विषय को बदलते हुए, कि अच्छा तो साहब फिर बिजनेस की बातचीत हो जाए, यानी वो शादी को बिजनेस कह रहे हैं, व्यापार कह रहे हैं, कि अब बहुत बातें होगी, अब बिजनेस की बात करें। रामस्वरूप चौंक कर, बिजनेस, बिज समझकर, ओ अच्छा, लेकिन जरा नाश्ता तो कर लीजिए, उठते हैं। कि वो कहता है कि बिजनेस की बात, फिर वो कहता है अच्छा चलो पहले नाश्ता तो कर लीजिए। फिर गोपाल प्रसाद, यह सब आप क्या तकल्लुफ करते हैं, तकल्लुफ यानी कि आप क्यों परेशान हो रहे हैं। फिर रामस्वरूप कहते हैं हाँ, तकल्लुफ किस बात का, हाँ, यह तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ लाए, वरना मैं किस काबिल हूँ। हाँ, माफ कीजिएगा, जरा अभी हाजिर हुआ, अंदर जाते हैं। फिर रामस्वरूप भी हंसते हुए, नकली हंसी हंसते हुए कहता है कि इसमें परेशानी की क्या बात है, ये तो मेरा भाग्य है, मेरी तकदीर है कि आप हमारे यहाँ आए हैं, वरना मेरी क्या औकात है, मैं इस काबिल ही नहीं हूँ कि आप यहाँ आते। फिर कहता है कि मैं अभी आता हूँ, आप तब तक बैठिए, और अंदर जाते हैं। गोपाल प्रसाद थोड़ी देर बाद दबी आवाज में, आदमी तो भला है, कि वो धीरे से बोलता है कि आदमी तो भला है यानी अच्छा है, मकान वकान से हैसियत भी बुरी नहीं मालूम होती, और इनके मकान से जो घर की हैसियत है यानी कि आर्थिक स्थिति भी अच्छी लग रही है। पता चले लड़की कैसी है, कि अब तो बस मेन बात यह है कि लड़की कैसी है, लड़की को हमें देखना है। फिर शंकर कहता है जी, कुछ खंखार कर इधर उधर देखता है, यानी वो भी अपने गले को साफ करते हुए इधर उधर देखता है। फिर गोपाल प्रसाद, क्यों, क्या हुआ। शंकर, कुछ नहीं। तो जैसा कि ये चित्र में आप देख पा रहे हैं, ये है शंकर, ये है गोपाल प्रसाद, शंकर का पिता, और ये अंदर जो आप देख पा रहे हैं कमरे के अंदर, ये है प्रेमा और ये है रामस्वरूप। ठीक है। तो गोपाल प्रसाद कहता है झुककर क्यों बैठते हो, ब्याह तय करने आए हो, कमर सीधी करके बैठो। कि तुम झुककर क्यों बैठे हुए, शादी तय करने के लिए आए हैं, रिश्ता तय करने के लिए आए हैं, इसलिए कमर सीधी करके बैठो। तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं कि शंकर की बैकबोन यानी कि रीढ़ की हड्डी। ठीक है। इतने में बाबू रामस्वरूप आते हैं, हाथ में चाय की ट्रे लिए हुए, मेज पर रख देते हैं। कि वो कहते हैं कि तुम्हारे दोस्त बिल्कुल ठीक कहते हैं कि तुम्हारी बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी। कि इतना ही वो बोलते हैं, तब तक रामस्वरूप आ जाते हैं और हाथ में चाय की ट्रे लिए हुए आते हैं और मेज पर रखते हैं। गोपाल प्रसाद, आखिर आप माने नहीं, कि आखिर आप ले ही आए चाय नाश्ता। रामस्वरूप कहता है चाय प्याले में डालते हुए, हाँ, आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी। कि आपको विलायती यानी विदेशी चाय पसंद है या हिंदुस्तानी यानी इंडियन चाय पसंद है। फिर गोपाल प्रसाद, नहीं साहब, मुझे आधा दूध और आधी चाय दीजिए, जरा चीनी भी ज्यादा डालिएगा, मुझे तो भाई यह नया फैशन पसंद नहीं। एक तो वैसे ही चाय में पानी काफी होता है, फिर चीनी भी नाम के लिए डाली जाए तो जायका क्या रहेगा।
गोपाल प्रसाद कहता है नहीं नहीं, मुझे तो आधा दूध और आधी चाय देना और चीनी थोड़ी ज़्यादा डालना, क्योंकि मुझे आजकल वाली चाय पसंद नहीं है। पहले ही इसमें चाय में पानी ज़्यादा होता है और अगर चीनी भी कम होगी तो फिर स्वाद ही क्या रहेगा चाय में। राम स्वरूप हाँ हाँ कहते तो आप सही हैं, प्याला पकड़ाते हैं, कि उन्हें चाय का प्याला पकड़ाते हुए कहते हैं कि आप बिल्कुल सही कहते हैं। फिर शंकर कहता है खंखार कर, सुना है सरकार अब ज़्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी, कि सरकार अब जो ज़्यादा चीनी लेने वाले लोग हैं उन पर टैक्स यानी कर लगाएगी। फिर गोपाल प्रसाद चाय पीते हुए सरकार जो चाहे सो कर ले, पर अगर आमदनी करनी है तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए। फिर गोपाल प्रसाद कहता है चाय को पीते हुए कि सरकार चाहे जो मर्जी कर ले, लेकिन अगर सरकार को आमदनी बढ़ानी है, इनकम बढ़ानी है, तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए, एक ही चीज पर टैक्स लगाना चाहिए। रामस्वरूप कहता है शंकर को प्याला पकड़ाते हुए वह क्या, कि कौन सी चीज पर टैक्स लगाना चाहिए। गोपाल प्रसाद खूबसूरती पर टैक्स, कि खूबसूरती पर टैक्स लगाना चाहिए। रामस्वरूप और शंकर हंस पड़ते हैं। मजाक नहीं साहब, ये ऐसा टैक्स है जनाब की देने वाले चूं भी ना करेंगे, कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये एक ऐसा टैक्स है कि देने वाले ना नुकुर भी नहीं करेंगे, यानी चुपचाप आराम से इस पर खूबसूरती पर टैक्स दे देंगे। बस शर्त यह है कि हर एक औरत पर यह छोड़ दिया जाए कि वह अपनी खूबसूरती के लिए स्टैंडर्ड के माफिक अपने ऊपर टैक्स तय कर लें। फिर देखिए कि शर्त ये है, कंडीशन ये है कि हर औरत को ही यह डिसाइड करना चाहिए कि वो अपनी खूबसूरती पर अपने खूबसूरती के हिसाब से कितना टैक्स रखेगी। और फिर देखिए आप, रामस्वरूप जोर से हंसते हुए वाह वाह खूब सोचा आपने, वाकई आजकल खूबसूरती का सवाल भी बेढब हो गया है। यानी कि जो गोपाल प्रसाद है वो यहाँ पर ये चाहते हैं कि एक तो लड़की उन्हें कम पढ़ी लिखी मिले और दूसरा लड़की सुंदर भी होनी चाहिए। हम लोगों के जमाने में तो यह कभी उठता भी न था। तश्तरी गोपाल प्रसाद की तरफ बढ़ाते हैं, लीजिए। तो रामस्वरूप उनकी बात पर हंसते हुए कहते हैं वाह वाह आपने भी क्या बात कही। फिर गोपाल प्रसाद कहता है समोसा उठाते हुए कभी नहीं साहब, कभी नहीं, कि हमारे समय में तो ये खूबसूरती वाली बातें होती ही नहीं थी। रामस्वरूप शंकर की तरफ मुखातिब होकर आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू। फिर वो शंकर से उसकी राय जानना चाहते हैं कि तुम्हारा इस बारे में क्या कहना है। शंकर कहता है किस मामले में, कि किस बारे में। रामस्वरूप यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए, कि अगर आप शादी तय करने आए हैं तो उसमें खूबसूरती का कितना हिस्सा होना चाहिए, खूबसूरती को किस लेवल पर रखना चाहिए। गोपाल प्रसाद बीच में ही यह बात दूसरी है बाबू रामस्वरूप, मैंने आपसे पहले भी कहा था लड़की का खूबसूरत होना निहायत जरूरी है। तो गोपाल प्रसाद बीच में ही बात को काटते हुए कहते हैं कि मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि लड़की का खूबसूरत होना, सुंदर होना बहुत ही जरूरी है। कैसे भी हो, चाहे पाउडर वगैरह लगाए, चाहे वैसे ही, कि चाहे वो मेकअप करके सुंदर दिखे या नेचुरली सुंदर हो। बात यह है हम आप मान भी जाएं, मगर घर की औरतें तो राजी नहीं होती। आपकी लड़की तो ठीक है, कि वो कहते हैं कि हम चाहे मान भी जाएं, लेकिन जो घर की लेडीज हैं, औरतें हैं, महिलाएं हैं, वो नहीं मानती, क्योंकि उन्हें तो अब सुंदर बहू चाहिए। फिर पूछते हैं कि आपकी लड़की तो ठीक है ना, यानी कि दिखने में सुंदर तो है ना। रामस्वरूप जी हाँ, वह तो अभी आप देख लीजिएगा। रामस्वरूप कहते हैं जी हाँ, अभी आएगी मेरी बेटी, तो आप खुद ही देख लीजिएगा। गोपाल प्रसाद देखना क्या, जब आपसे इतनी बातचीत हो चुकी है तब तो यह रस्म ही समझिए, कि इसमें देखना क्या है, जब आपसे सारी बातें हो ही गई हैं तो उसमें देखने वाली बात ही क्या है। फिर रामस्वरूप हाँ हाँ, यह तो आपका मेरे ऊपर भारी एहसान है, कि ये तो आपकी मेहरबानी है मेरे ऊपर आपने एहसान किया जो आप हमारे घर रिश्ता लेकर आए। फिर गोपाल प्रसाद और जायचा यानी जन्म पत्र तो मिल ही गया होगा, कि जन्म पत्री भी दोनों की मिल ही गई होगी, लड़का लड़की की। रामस्वरूप जी जायचे का मिलना क्या मुश्किल बात है, ठाकुर जी के चरणों में रख दिया, बस खुद ब खुद मिला हुआ समझिए।
कि जन्मपत्री मिलने की बात ही क्या है, उसमें मिलने में क्या ही परेशानी होनी थी, हमने तो भगवान जी के चरणों में उसे रख दिया, तो भगवान जी के ऊपर ही सब छोड़ दिया है, अब जन्मपत्री समझिए मिल ही गई। फिर गोपाल प्रसाद, यह है ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक, थोड़ी देर रुक कर, लेकिन हाँ यह जो मेरे कानों में भनक पड़ी है यह तो गलत है ना। फिर वो कहते हैं कि आपने बिल्कुल सही बात की, और फिर थोड़ी देर रुक कर कहते हैं कि मेरे कानों में जो भनक पड़ी है, यानी कि जो मुझे लोगों से बातें सुनाई दी हैं, यह तो गलत है ना, कि ये बातें गलत हैं, सही तो नहीं है ना। तो रामस्वरूप चौंक कर कि क्या, कि आपने ऐसा क्या सुन लिया, वो घबरा जाते हैं, चौंक जाते हैं, हैरान हो जाते हैं। फिर गोपाल प्रसाद, यह पढ़ाई लिखाई के बारे में, कि पढ़ाई लिखाई के बारे में, जी हाँ साफ बात है साहब, हमें ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। को साफ साफ कहते हैं कि भाई हमने तो पहले ही कह दिया था कि हमें ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की जो है वो नहीं चाहिए। मेम साहब तो रखनी नहीं, कि हमें मैडम नहीं रखनी अपने घर में, कौन भुगतेगा उसके नखरों को। उनका मानना है कि जो पढ़ी लिखी लड़कियां होती हैं उनके नखरे ही बहुत होते हैं, उनके स्टैंडर्ड जो है वो हाई होते हैं, तो इसीलिए वो चाहते हैं कि लड़की जो है वो कम पढ़ी लिखी हो, बस हद से हद मैट्रिक पास होनी चाहिए, कि ज़्यादा से ज़्यादा 10वीं तक पढ़ी हो उतना बहुत है। फिर अपने बेटे से पूछते हुए कहते हैं, क्यों शंकर? फिर शंकर भी कहता है, जी हाँ कोई नौकरी तो करानी नहीं, कि हाँ सही बात है, हमने नौकरी तो करानी नहीं है, कि ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की का हम क्या ही करें जब हमने नौकरी तो करानी ही नहीं है। फिर रामस्वरूप कहता है, नौकरी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। फिर गोपाल प्रसाद कहता है, और क्या साहब, देखिए कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि जब आपने अपने लड़कों को BA MA तक पढ़ाया है तब उनकी बहुएं भी ग्रेजुएट लीजिए। गोपाल प्रसाद कहते हैं कि कुछ लोग जो हैं, सोसाइटी के लोग जो हैं, वो मुझे कहते हैं कि जब आपने अपने लड़कों को BA MA तक पढ़ाया है तो उनके लिए बहुएं भी, उनके लिए पत्नियां भी आप ग्रेजुएट लीजिए जो पढ़ी लिखी हों। भला पूछिए इन अकल के ठेकेदारों से कि क्या लड़कों की पढ़ाई और लड़कियों की पढ़ाई एक बात है? अरे मर्दों का काम तो है ही पढ़ना और काबिल होना। यानी वो यहाँ पर लड़के और लड़कियों की पढ़ाई की तुलना करते हैं, लड़कों की पढ़ाई को अहमियत देते हैं कि लड़कों का पढ़ा होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर औरतें भी वही करने लगी, उनका मानना है कि अगर औरतें भी पढ़ लिख कर वही करने लगी जो मर्द कर रहे हैं काम, अंग्रेजी अखबार पढ़ने लगी, कि इंग्लिश मैगज़ीन, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने लगी और पॉलिटिक्स वगैरह पर बहस करने लगी, पॉलिटिक्स यानी कि राजनीति, यानी राजनीति में भाग लेने लगी, बहस करने लगी, तब तो हो चुकी गृहस्थी, कि तब तो उन्होंने संभाल लिया घर, गृहस्थी यानी कि घर बार। ठीक है जनाब, मोर के पंख होते हैं मोरनी के नहीं, शेर के बाल होते हैं शेरनी के नहीं। तो यानी वो यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि पुरुष और स्त्री जो हैं वो अलग अलग कामों के लिए बने हैं। फिर रामस्वरूप जी हाँ, और मर्द के दाढ़ी होती है औरत के नहीं, हैं। और रामस्वरूप व्यंग्य में उनकी बात का मजाक उड़ाते हैं कि मर्द के दाढ़ी मूछें होती हैं औरतों की नहीं। शंकर भी हंसता है, मगर गोपाल प्रसाद गंभीर हो जाते हैं, कि शंकर भी उनकी इस बात पर हंसता है रामस्वरूप की, लेकिन जो गोपाल प्रसाद हैं वो गंभीर हो जाते हैं और समझ जाते हैं कि यहाँ पर मजाक जो है वो उनकी बात का बनाया जा रहा है। फिर गोपाल प्रसाद, हाँ वह भी सही है, कहने का मतलब यह है कि कुछ बातें दुनिया में ऐसी हैं जो सिर्फ मर्दों के लिए हैं, और ऊंची तालीम भी ऐसी चीज़ों में से एक है। कि गोपाल प्रसाद कहते हैं कि उच्च शिक्षा केवल पुरुषों के लिए होनी चाहिए। फिर रामस्वरूप कहते हैं शंकर से, चाय और लीजिए। शंकर कहते हैं धन्यवाद, पी चुका। फिर रामस्वरूप गोपाल प्रसाद से, आप और लेंगे चाय? गोपाल प्रसाद, बस साहब अब तो ख़त्म ही कीजिए, कि बस अब तो बहुत हो चुका। फिर रामस्वरूप कहते हैं, आपने तो कुछ खाया ही नहीं, चाय के साथ टोस्ट नहीं थे, क्या बताएं वह मक्खन। कि वो कहता है कि आपने तो कुछ खाया ही नहीं, बस चाय पी है और चाय के साथ टोस्ट भी नहीं खाया आपने। फिर कहता है कि शायद मक्खन नहीं था, शायद आपने इसलिए नहीं खाए होंगे। फिर गोपाल प्रसाद कहता है, नाश्ता ही तो करना था साहब, कि नाश्ता ही तो करना था, कोई पेट तो भरना था नहीं, कि पेट तो भरना नहीं था। और फिर टोस्ट वोस्ट मैं खाता भी नहीं, कि और ये टोस्ट वगैरह जो है वो मैं खाता भी नहीं हूँ। फिर रामस्वरूप कहता है, हाँ मेज को एक तरफ सरका देते हैं, फिर अंदर के दरवाजे की तरफ मुंह कर जरा जोर से, अरे जरा पान भिजवा देना। और फिर
राम स्वरूप मेज को एक साइड करते हुए अंदर आवाज लगाते हैं और कहते हैं कि जरा पान भिजवा देना। पान की तश्तरी हाथों में लिए उमा आती है। तो बच्चों, तश्तरी का अर्थ होता है प्लेट या आप ट्रे कह सकते हैं, ठीक है, जिसमें कोई खाने की चीज लेकर आई जाए। सादगी के कपड़े, ठीक है, उमा आती है, उसने सीधे सादे कपड़े पहने हुए हैं, बिल्कुल सिंपल कपड़े पहने हुए हैं, गर्दन झुकी हुई। बाबू गोपाल प्रसाद आंखें गड़ाकर और शंकर आंखें छिपाकर उसे ताक रहे हैं कि गोपाल प्रसाद बहुत ही ध्यान से उसे देख रहे हैं और शंकर भी छिप छिपाकर उसे देख रहा है। रामस्वरूप, हाँ हाँ यही, हाँ हाँ आपकी लड़की है, लाओ बेटी पान मुझे दो। यानी वो कहते हैं कि यही मेरी बेटी है उमा, और फिर कहते हैं लाओ बेटी पान मुझे दे दो। उमा पान की तश्तरी अपने पिता को देती है। उस समय उसका चेहरा ऊपर को उठ जाता है कि जब वो पान की जो प्लेट है वो अपने पिता को देती है तो उसका चेहरा जो है वो ऊपर को उठ जाता है और नाक पर रखा हुआ सोने की रिम वाला चश्मा दिखता है। बाप बेटे चौंक जाते हैं और उसने जो है चश्मा पहना हुआ था तो दोनों बाप बेटे उस चश्मे को देखकर हैरान हो जाते हैं। फिर गोपाल प्रसाद और शंकर दोनों एक साथ कहते हैं चश्मा, कि हैरान हो जाते हैं कि लड़की ने चश्मा पहना हुआ है। रामस्वरूप कहता है जरा सकपकाकर, यानी घबराकर कहता है जी जी वह पिछले महीने में इसकी आंखें दुखनी आ गई थी, सो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है। फिर वो घबरा जाते हैं और कहते हैं कि पिछले महीने जो इसकी आंख जो है दुखनी आ गई थी, यानी इसकी आंख में कुछ समस्या हो गई थी और इसीलिए कुछ दिनों के लिए ही इसने ये चश्मा लगाया है, वैसे इसको चश्मा नहीं लगा हुआ है। यानी जो दोनों पिता और पुत्र हैं वो उमा को ऐसे देख रहे हैं जैसे कोई वस्तु परखी जा रही हो, और यही नाटक का सबसे बड़ा सामाजिक व्यंग्य है। फिर गोपाल प्रसाद पूछते हैं पढ़ाई वढ़ाई की वजह से तो नहीं है कुछ, कि ज्यादा पढ़ने की वजह से तो नहीं लगा चश्मा? रामस्वरूप, नहीं साहब, वह तो मैंने अर्ज किया ना। कि वो कहता है नहीं नहीं, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मेरी बेटी जो है वो कम पढ़ी लिखी है। फिर गोपाल प्रसाद संतुष्ट होकर कुछ कोमल स्वर में, बैठो बेटी। फिर उन्हें थोड़ी संतुष्टि होती है कि शायद आंखों में कोई दिक्कत हो गई है, इसीलिए ही लगाया होगा चश्मा, तो वो उसे बैठने के लिए कहते हैं। फिर रामस्वरूप, वहां बैठ जाओ उमा, उस तख्त पर अपने बाजे वाजे के पास। उमा बैठती है। रामस्वरूप कहते हैं बेटा तख्त पर बैठ जाओ, अपने बाजे के पास बैठ जाओ। गोपाल प्रसाद कहते हैं चाल में तो कुछ खराबी है नहीं, चेहरे पर भी छवि है, कि चाल भी ठीक ठाक है, चेहरा भी अच्छा है। हाँ, कुछ गाना बजाना सीखा है, कि क्या गाना बजाना आता है तुम्हें? रामस्वरूप कहता है जी हाँ, सितार भी और बाजा भी, कि सितार भी बजा लेती है और बाजा भी बजा लेती है। सुनाओ तो उमा एक आध गीत सितार के साथ। फिर वो उमा को कहते हैं कि कोई गीत सुनाओ सितार के साथ। उमा सितार उठाती है। थोड़ी देर बाद मीरा का मशहूर गीत मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, ठीक है, तो इस गाने को गाना शुरू कर देती है। स्वर से जाहिर है कि गाने का अच्छा ज्ञान है, तो उसके स्वर से उन्हें पता चलता है कि इसे गाने का अच्छा अनुभव है, अच्छा ज्ञान है, बहुत ही अच्छा गाती है। उसके स्वर में तल्लीनता आ जाती है, यानी वो अपने गीत में स्वर में डूब जाती है, यहाँ तक कि उसका मस्तक ऊपर उठता है, कि एकदम से फिर उसका मस्तक जो है, उसका सिर जो है वो ऊपर की ओर उठता है और उसकी आंखें शंकर की झेंपती सी आंखों से मिल जाती है और वह गाते गाते एक साथ रुक जाती हैं। और जैसे ही उसकी आंखें जो है, नजरें जो हैं शंकर से मिलती है, तो वो गाना रोक देती है, वहीं पर रुक जाती है। रामस्वरूप, क्यों, क्या हुआ? गाने को पूरा करो उमा। उसके पिता कहते हैं कि तुम रुक क्यों गई, गाने को पूरा करो। गोपाल प्रसाद, नहीं नहीं साहब, काफी है, लड़की आपकी अच्छा गाती है। उमा सितार रखकर अंदर जाने को बढ़ती है। फिर गोपाल प्रसाद कहता है कोई बात नहीं, आपकी लड़की ने बहुत ही अच्छा गाया है। और उमा जो है सितार रखकर अंदर जाने को बढ़ती है, यानी कि वो अंदर जाना चाहती है। गोपाल प्रसाद, अभी ठहरो बेटी, कि गोपाल प्रसाद उसे रोक देते हैं कि बेटा अभी ठहरो, कि अभी थोड़ी देर और यहाँ पर बैठो। रामस्वरूप, थोड़ा और बैठी रहो उमा। उमा बैठती है। फिर गोपाल प्रसाद उमा से
तो तुमने पेंटिंग वेंटिंग भी सीखी है। उमा चुप रहती है, कोई जवाब नहीं देती। ठीक है, कि जब गोपाल प्रसाद पूछते हैं कि क्या तुम्हें पेंटिंग वेंटिंग यानी चित्रकला भी आती है, तो वो चुप रहती है। रामस्वरूप, हाँ वह तो आपको बताना भूल ही गया, यह जो तस्वीर टंगी हुई है कुत्ते वाली, इसी ने खींची है, और वह उस दीवार पर भी। फिर रामस्वरूप जवाब देते हैं कि मैं तो आपको बताना ही भूल गया कि ये जो हमारे रूम में इस कमरे में तस्वीर जो टंगी हुई है कुत्ते वाली, वो इसी ने बनाई है, उमा ने ही बनाई है, और उस दीवार वाली तस्वीर भी उमा ने ही बनाई है। फिर गोपाल प्रसाद, यह तो बहुत अच्छा है, और सिलाई वगैरह। ठीक है, तो वो कहते हैं ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि इसे चित्रकारी भी आती है। और फिर पूछते हैं कि सिलाई वगैरह भी कर लेती है ये। फिर रामस्वरूप कहते हैं सिलाई तो सारे घर की इसी के जिम्मे रहती है, यहाँ तक कि मेरी कमीजें भी। हाँ। यानी हंसते हुए बनावटी हंसी से वो कहते हैं कि सिलाई वगैरह तो इसी की जिम्मेवारी है, कपड़े सिलना इसी की जिम्मेवारी है, यहाँ तक कि मेरी कमीजें भी यही सिलती है। फिर गोपाल प्रसाद कहते हैं ठीक, लेकिन हाँ बेटी, तुमने कुछ इनाम विनाम भी जीते थे, कि क्या तुमने इनाम विनाम कोई पुरस्कार भी तुमने जीता है? उमा चुप रहती है। रामस्वरूप इशारे के लिए खांसते हैं, लेकिन उमा चुप है, उसी तरह गर्दन झुकाए। तो उमा कोई भी जवाब नहीं देती। तो रामस्वरूप जो है वो इशारे में खांसते हुए, यानी उसे ये कहना चाहते हैं, इशारे से ये समझाना चाहते हैं कि वो जवाब दे, कि ऐसे चुप ना रहे। लेकिन उमा जो है गर्दन झुकाए वैसे ही बैठी रहती है। गोपाल प्रसाद अधीर हो उठते हैं, यानी अपना धैर्य खो देते हैं कि मैं इतने सवाल पूछना हूं लड़की से, लेकिन ये कोई भी जवाब नहीं दे रही। और रामस्वरूप सकपकाते हैं, और रामस्वरूप जो है वो घबरा जाते हैं। फिर रामस्वरूप कहते हैं जवाब दो उमा। गोपाल प्रसाद से हाँ जरा शर्माती है, इनाम तो इसने। तो रामस्वरूप जी उमा से कहते हैं बेटा जवाब दो। फिर गोपाल प्रसाद जी से कहते हैं कि लड़की थोड़ा शर्माती है, इसलिए वो जवाब नहीं दे रही है। गोपाल प्रसाद जरा रूखी आवाज में, जरा मुंह तो खोलना चाहिए, कि गोपाल प्रसाद जो है उनकी आवाज जो है रूखी यानी थोड़ी सी कठोर आवाज में बोलते हैं कि कुछ जवाब तो देना चाहिए, मुंह तो खोलना चाहिए। फिर रामस्वरूप, उमा देखो आप क्या कह रहे हैं, जवाब दो ना। फिर वो अपनी बेटी को कहते हैं कि तुमसे क्या पूछा जा रहा है, जरा जवाब तो दो, कुछ तो कहो। फिर उमा कहती है हल्की लेकिन मजबूत आवाज में। फिर उमा बोलना शुरू करती है, क्या जवाब दूं बाबूजी, कि मैं क्या जवाब दूं, क्या आंसर दूं? जब कुर्सी मेज बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है, पसंद आ गई तो अच्छा है, वरना। फिर उमा कहती है कि उसकी हालत जो है वो सामान जैसी है, किसी वस्तु जैसी है, कि जैसे जब कुर्सी मेज को बेचा जाता है तो दुकानदार जो है कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, बस वो खरीदार खरीदने वाले को कुर्सी मेज जो है वो दिखा देता है। तो यानी कि मैं एक कुर्सी और मेज की तरह हूँ, और वैसे ही मुझे दिखाया जा रहा है, और अगर मैं पसंद आ गई इन्हें तो अच्छी बात है, अगर नहीं आई तो भी अच्छा है। फिर रामस्वरूप कहते हैं, चौंक कर खड़े हो जाते हैं। उमा यानी गुस्से में कहते हैं कि उमा कि क्या बदतमीजी कर रही हो तुम, ऐसे कैसे बोल रही हो। फिर उमा कहती है अब मुझे कह लेने दीजिए बाबूजी, ये जो महाशय मेरे खरीदार बनकर आए हैं, इनसे जरा पूछिए कि क्या लड़कियों के दिल नहीं होता, क्या उनके चोट नहीं लगती, क्या वे बेबस भेड़ बकरियां हैं जिन्हें कसाई अच्छी तरह देखभाल कर खरीदते हैं। फिर उमा कहती है कि अब मुझे बोलने दीजिए, अब मैं चुप नहीं रहूंगी, कि ये जो महाशय हैं, कि ये जो आए हैं मुझे देखने के लिए मेरे खरीदार बनकर, तो इनसे पूछिए कि क्या लड़कियों के सीने में दिल नहीं होता, क्या उन्हें दुख तकलीफ चोट का एहसास नहीं होता, क्या हम वो भेड़ बकरियां हैं जिन्हें कसाई जो है अच्छी तरह से देखभाल कर खरीदते हैं। यानी कि कसाई भी भेड़ बकरियों को ऐसे देखते हैं कि कौन सी उनके लिए सही रहेगी, कि कौन सी स्वस्थ भेड़ बकरी है जो सही रहेगी। गोपाल प्रसाद ताव में आकर, बाबू रामस्वरूप आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था। कि गोपाल प्रसाद गुस्से में कहते हैं कि बाबू रामस्वरूप
कि आपने क्या मेरी बेइज्जती करने के लिए मुझे अपने घर बुलाया है? फिर उमा कहती है तेज आवाज में, जी हाँ, और हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से नाप तोल कर रहे हैं। फिर उमा कहती है तेज आवाज में, गुस्से में कहती है वो भी, कि जी हाँ, और हमारी इज्जत का क्या? आपको अपनी इज्जत की तो बहुत पड़ी है, लेकिन हमारी इज्जत का क्या? कि हमारी बेइज्जती नहीं हो रही जो आप इतनी देर से नाप तोल कर रहे हैं कि लड़की सुंदर तो है, पढ़ी लिखी ज़्यादा भी नहीं चाहिए हमें, और संगीत भी आना चाहिए, घरेलू कार्य भी जानती हो, सिलाई कढ़ाई चित्रकारी। और जरा अपने इस साहबजादे से पूछिए कि अभी पिछली फरवरी में ये लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे थे और वहां से कैसे भगाए गए थे। और फिर वो कहती है कि अपने साहबजादे यानी अपने बेटे से पूछिए कि अभी पिछली फरवरी में ये लड़कियों के गर्ल्स हॉस्टल के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे थे और वहां से वो कैसे भगाए गए थे। फिर शंकर ये बात सुन के कहता है बाबूजी चलिए, कि चलिए यहाँ से चलते हैं। गोपाल प्रसाद, लड़कियों के हॉस्टल में? क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? वो चौंक जाते हैं गोपाल प्रसाद कि लड़कियों के हॉस्टल में, कि तुम लड़कियों के हॉस्टल की बात कर रही हो, तो क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हुई हो? रामस्वरूप चुप रहते हैं और उमा कहती है जी हाँ, मैं कॉलेज में पढ़ी हूँ, मैंने बीए पास किया है, कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की, और ना आपके पुत्र की तरह ताक झांक कर कायरता दिखाई है। मुझे अपनी इज्जत अपने मान का ख्याल तो है, लेकिन इनसे पूछिए कि ये किस तरह अपना मुंह छिपाकर भागे थे। तो उमा भी जवाब देती है कि जी हाँ, मैं कॉलेज में पढ़ी हूँ, मैंने बीए पास किया है, यानी मैं बीए तक पढ़ी हुई हूँ, और मैंने पढ़कर कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की, और ना ही आपके पुत्र की तरह, आपके बेटे की तरह ताक झांक कर यानी छिप कर देखना, ठीक है, ताक झांक कर कायरता दिखाई है, यानी अपना डरपोकपन दिखाया है, और मुझे अपनी इज्जत और मान सम्मान का पूरा ख्याल है। आप मेरी छोड़िए और अपने बेटे से पूछिए कि वो किस तरह अपना मुंह छिपाकर वहां से भागे थे जब पकड़े गए थे। फिर रामस्वरूप कहता है उमा, उमा यानी उमा को चुप करने के लिए कहते हैं रामस्वरूप, ठीक है। तो चित्र में आप देख पा रहे हैं, ये रही उमा, ये है उमा के पिता रामस्वरूप, ये हैं गोपाल प्रसाद और ये शंकर। तो गोपाल प्रसाद कहता है खड़े होकर गुस्से में, बस हो चुका बाबू रामस्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया। आपकी लड़की बीए पास है और आपने मुझसे कहा था कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है। कि गोपाल प्रसाद जो हैं वो गुस्से में खड़े हो जाते हैं और कहते हैं बस बहुत हो चुका। और फिर रामस्वरूप जी से कहते हैं कि आपने मेरे साथ दगा किया है, धोखा किया है। आपकी लड़की तो बीए पास है और आपने मुझसे कहा था कि ये तो सिर्फ 10वीं तक पढ़ी हुई है। लाइए मेरी छड़ी कहाँ है। अपनी छड़ी को ढूंढते हैं और कहते हैं मैं चलता हूँ। छड़ी ढूंढकर उठाते हैं, बीए पास, उफ, और जाते जाते कहते हैं बीए पास, उफ, की गजब हो जाता कि अगर इतनी पढ़ी लिखी हमारे घर की बहू बन जाती तो बहुत ही आफत आ जाती। झूठ का भी कुछ ठिकाना है। आओ बेटा, आओ बेटे चलें। और फिर अपने बेटे को कहते हैं चलो बेटा चलते हैं। दरवाजे की ओर बढ़ते हैं और दरवाजे की ओर जाते हैं बाहर जाने के लिए। फिर उमा कहती है जी हाँ जाइए, जरूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर जरा यह पता लगाइएगा कि आपके लाडले बेटे के रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैकबोन। तो उमा भी कहती है कि जी हाँ जाइए, जरूर चले जाइए, और कहती है कि घर जाकर यह जरूर पता लगा लीजिएगा कि आपके सुपुत्र यानी आपके बेटे की रीढ़ की हड्डी है या नहीं, यानी कि उसमें साहस और आत्मविश्वास है भी या नहीं, ठीक है। यानी बैकबोन, यानी इंग्लिश में भी वो समझाते हुए कहती है यानी बैकबोन। क्योंकि जो शंकर है वो अपने पिता की गलत बातों पर भी उनका साथ दे रहा था, कुछ भी कह नहीं पा रहा था, और इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी वो पुरानी सोच रखता था। इसीलिए यहाँ पर उमा ने उस पर व्यंग्य कसा। बाबू गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा है, यानी वो बेबस लाचार हो जाते हैं और उनके चेहरे पर बेबसी का गुस्सा नजर आता है, और उनके लड़के के रुलासापन, और उनका लड़के का मुंह भी जो है वो छोटा सा हो जाता है रोने को।
दोनों बाहर चले जाते हैं। दोनों बाहर चले जाते हैं और बाबू रामस्वरूप कुर्सी पर धम से बैठ जाते हैं और रामस्वरूप को रिश्ते के टूटने पर थोड़ा झटका लगता है और इसीलिए वो धम से कुर्सी पर बैठ जाते हैं। उमा सहसा चुप हो जाती है और उमा भी उसी क्षण जो है वो अचानक से चुप हो जाती है, लेकिन उसकी खामोशी सिसकियों में तब्दील हो जाती है। लेकिन उसकी जो खामोशी है वो सिसकियों में तब्दील हो जाती है, यानी कि वो रोना शुरू कर देती है, रोने लगती है। तभी प्रेमा का घबराहट की हालत में आना, और तभी घबराहट में प्रेमा आती है और कहती है उमा रो रही है, कि उमा रो रही है। यह सुनकर रामस्वरूप खड़े होते हैं और रतन आता है, कि ये सुनकर रामस्वरूप जो हैं वो खड़े हो जाते हैं। और फिर तभी रतन आता है। रतन कहता है बाबूजी मक्खन। रतन कहता है बाबूजी ये लीजिए मक्खन। सब रतन की तरफ देखते हैं और पर्दा गिरता है, यानी रतन जो है वो मक्खन लेकर आ जाता है और बाबूजी को कहता है बाबूजी ये लीजिए मक्खन। तो अंत में इस तरह से रतन का मक्खन लेकर आना एक हास्यपूर्ण स्थिति पैदा करता है, क्योंकि जिस मक्खन की इतनी चिंता थी अब उसका कोई महत्व नहीं रह गया और पर्दा गिरता है, यानी कि इस कहानी का एकांकी का यहीं पर अंत होता है। तो बच्चों, रीढ़ की हड्डी पाठ हमें सिखाता है कि लड़कियां कोई वस्तु नहीं है, बल्कि उनके भी भावनाएं, आत्मसम्मान और अधिकार होते हैं। और इस नाटक में उमा साहस के साथ पुरानी और संकीर्ण सोच का विरोध करती है और पाठ से यह शिक्षा मिलती है कि लड़के और लड़कियों को समान अधिकार मिलने चाहिए और शिक्षा दोनों के लिए जरूरी है, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो। और हमें हमेशा सच बोलना चाहिए तथा किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। तो यह नाटक आत्मविश्वास, साहस और स्त्री समानता का संदेश देता है और बताता है कि हर व्यक्ति में आत्मसम्मान और साहस होना चाहिए, ताकि वो सही चीज़ों के साथ खड़ा रह सके और गलत बातों का विरोध कर सके। और इसी साहस और दृढ़ता को रीढ़ की हड्डी कहा गया है। आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। अगली वीडियो में हम इसी पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।